नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और ये जो कार्यक्रम है उसका नाम है वसुंधरा। और आज हमारे कुछ खास मेहमान स्टूडियो में आए हैं जो न केवल आपके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके आहार पर बात करेंगे, और ये आहार जहाँ से आता है वो है खेत, और वहाँ पर जो किसान उगाता है उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, उसका प्रयास क्या है, और प्रकृति के साथ जुड़ने का अभ्यास क्या है। और ये जो लोग हैं ये हैं वो किसान जो शहर की अपने जीवन में बहुत से पक्षों को देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, और अब सबको जीने के बाद अब इन्होंने प्राकृतिक खेती को चुना है। और इन सब मेहमानों से आपका वास्ता कराते हैं, परिचय कराते हैं। सबसे पहले मेरे साथ दाईं ओर बैठे हैं सतीश चंद्र मिश्र जी, जो कि प्राकृतिक कृषि में अधिवक्ता होने के बाद उतरे हैं और अब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, पुश्तैनी ज़मीनों को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और लोगों की सेहत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इनके पास दायित्व है राष्ट्रीय गौ उत्पादक संघ का राष्ट्रीय समन्वयक होने का, और साथ में ये प्राकृतिक कृषि करने वाले साथियों को जोड़ भी रहे हैं। साथ में है राजेश सिडाना जी। वैसे तो ये प्राकृतिक खेती में कई साल पहले उतरे, लेकिन चूंकि बैंक में सेवारत थे, स्टेट बैंक में आप सीनियर मैनेजर रहे, और वहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद अब ये पूरी तरह से प्राकृतिक खेती में उतरे हैं। आप कह सकते हैं कि शहरी किसान हैं। लोग जब सेवानिवृत्ति के बाद आराम फरमाते हैं तब ये खेतों से अपने रिश्ते को और पुख्ता कर रहे हैं और प्रकृति के साथ वाबस्ता हैं। और हमारे साथ पंकज अवस्थी जी हैं और प्रदीप दीक्षित जी हैं। पंकज अवस्थी जी अधिवक्ता हैं और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन न्याय ये कहता है कि जो कृषि है, जो प्रकृति है, उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। तो इन लोगों ने उसके साथ न्याय के मार्ग को अपनाया है ताकि नैसर्गिक न्याय हो। और सीतापुर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सीतापुर के समन्वय की भूमिका निभा रहे हैं राष्ट्रीय गौ उत्पादक संघ की, और आप प्रदीप दीक्षित जी हैं, प्राकृतिक कृषक हैं। इन्होंने भी हर तरह की विधा में हाथ आजमाया, हर तरह के काम का अनुभव लिया, लेकिन सुख इनको प्राकृतिक कृषि में मिला। तब इन्होंने ज़मीन खरीदी और अब ये प्राकृतिक कृषि से पूरी तरह जुड़े हैं, और इस तरह से जुड़े हैं कि अब अपने बेटे को भी इन्होंने खेती की शिक्षा लेने के लिए BSc AG करा रहे हैं, ताकि वो भी प्राकृतिक खेती के लिए उसकी खेती के जो आयाम है उसको वो शिक्षा लेकर आ सकें। तो ये सारा परिचय इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वर्तमान में कृषि से गांव के जो असली किसान हैं वो रूठ रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, उनके बच्चे खेती के साथ नहीं चलना चाहते। उसके पीछे कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनसे वो जिसका समाधान नहीं तलाश कर पाते। तो हम आज वसुंधरा में जो हमने विषय रखा कि प्राकृतिक कृषि और जो जन जीवन है उसका वास्तविक आहार कैसा होना चाहिए, इस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप सबका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, क्योंकि आप लोग ये बहुत दुरूह और मुश्किल कार्य है जो प्राथमिक तौर पर लगता है, बाद में तो आनंद आने लगता है, उसमें आप जुड़े हैं और किसानों की उम्मीद बनकर निकले हैं ताकि कृषि के अंदर एक बदलाव आ सके, उसमें एक ठोस आधार दिखे, ताकि बहुत से ऐसे लोग जो नौकरियों के पीछे अपने गांव को छोड़कर पलायन करते हैं वो अपने गांव वापस लौटें और अपनी खेती को सजाएं, संवारें, प्रकृति के साथ निभाएं। तो सतीश जी, सबसे पहले आपसे बात शुरू करते हैं जी। आप क्या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती को क्यों चुना और क्या चुनौतियां हैं खेती की? देखिए, जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि क्यों चुना, तो चुनने के पीछे वजह ये थी कि बौद्धिकता के नाते दिमाग में आस पड़ोस में भी देखते थे, कई डॉक्टरों से मेरी मित्रता थी, मेरे क्लाइंट भी हैं। एक स्वर से शिकायत आती चली जा रही थी कि पेस्टिसाइड्स जीवन में दूध से लेकर के अन्न तक व्याप्त हो गए हैं, सब्जियों में व्याप्त हो गए हैं। इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सिर्फ वार्तालाप तक ही बात सीमित रहती थी। तो मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोग धर्मशाला बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मैं ऐसा कार्य करूं जिससे जीवन उपयोगी वस्तुएं अपने खेत की पैदा करके हम समाज को दें, ताकि निरोगी लोगों की संख्या बढ़े, अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग हों। और आजकल के जो बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, माता पिता परेशान रहते हैं, उसके पीछे वजह यही है पेस्टिसाइड। तो उसको दूर करने के लिए जहर मुक्त खेती, गौ आधारित खेती हमने शुरू किया और आज 6ठा वर्ष है मैं इसे कर रहा हूँ। प्रारंभिक दौर पर जो आपका दूसरा प्रश्न था, कठिनाइयाँ क्या हैं, शुरुआती दौर पर जब हम रासायनिक खेती करना मैंने छोड़ा है और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े और गौ आधारित गौमूत्र के हिसाब से ही सब काम मुझे करना था, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा
हो गए थे कि कुछ भी हो जाए रसायन का प्रयोग नहीं करना है। तो थोड़ी सी दिक्कतें आई, कुछ तजुर्बे की कमी थी, कुछ जानकारी की कमी थी, कुछ रेशियो कि कैसे कैसे क्या करें ये वाकई में नहीं पता था। धीरे धीरे सीखा, कई जगह ट्रेनिंग भी ली, कुछ खुद खोजा, कुछ अपने तजुर्बे से आया। आज मैं कह सकता हूँ कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसान अब घाटे में नहीं है और ये ज्ञान हम दूसरों को भी बांट रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। और जब हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय एक प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी चल रहा है ताकि सरकार और जो किसान हैं वो असरकारी काम कर सकें, बदलाव कर सकें। सुरेंद्र जी, आपकी प्रेरणा क्या है प्राकृतिक खेती की? मेरी प्रेरणा सर ये है कि 2015 में मेरे घरों में जो बीमारी मैंने देखी थी वो मेरे को एकदम बहुत विचलित कर गई थी और मैं लग रहा था कि शून्य में जा रहा हूँ। बड़ा अध्ययन किया तो मेरे को जो ये आ रहा है पेस्टिसाइड्स, इस पे मैंने जब सोचना शुरू किया कि मैं जो खा रहा हूँ विषाक्त भोजन ये कितना जहरीला है। ये मैं सोचते सोचते मैंने 2017 में नौकरी के साथ में अपने इस विधा में मैं जुड़ा और सबसे पहले जब खेत पे पहुंचा तो मैंने कहा कि गौ आधारित खेती करनी है। तो लोगों ने कहा यार तुम मजाक कर रहे हो क्या, ये गौ आधारित खेती क्या होती है? मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं भगवान की प्रेरणा थी, कुछ भी था, तो मैंने 2 गायें फिर ली। मेरे एक मित्र ने दी मुझे 2 गायें। आज मेरे पास 12 हैं जिसमें से 5 मेल हैं और 7 फीमेल गायें हैं और 18 बीघे में लीज पे लेके ज़मीन को कर रहा हूँ और मैं संतुष्ट हूँ इस खेती से और पूर्णतः संतुष्ट हूँ। लेकिन सबसे बड़ा अध्ययन मैंने अपने जो जीवन कोरोना काल में या उससे पहले देख रहा था कि लखनऊ में मैंने 1983 में शायद मेरे ख्याल से मुझे याद आता है 5 या 6 हॉस्पिटल होते थे, बाकी पीएचसी सेंटर होते थे। ऐसा कोई बहुत बड़ा आज लखनऊ के अंदर कोई कारपोरेट घराने का नहीं जिसने अपना हॉस्पिटल ना बनाया हो। और कोरोना कैंसर के तो समझ नहीं आ रहे कितने हॉस्पिटल, जब मैं चलता था तो मैंने देखता था जिया मऊ गाँव में 1 कैंसर हॉस्पिटल होता था टेस्टिंग का। आज की डेट में मेरे ख्याल से लखनऊ में कोई एक ऐसा मोहल्ला नहीं हुआ जिसमें 2-4 कैंसर के हॉस्पिटल ना हो गए। और कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है वो है पेस्टिसाइड। और मैं किसानों के भी जाता था जिस समय नौकरी में था तो मैं पूछता था कि ये पेस्टिसाइड डालने से कुछ निवारण भी हो रहा? बोले भैया निवारण किसी चीज़ का नहीं हो रहा। वीड्स कंट्रोल के लिए बात करते थे तो बोले वीड्स कंट्रोल ही नहीं है। तो मैंने जब कंट्रोल नहीं तो क्यों डालो, इससे बढ़िया हाथ से करो इस काम को, क्या ज़रूरत है? तो ये सब चीज़ों को देखते देखते मैंने अपने को बहुत बदलाव करके और आगे के लिए भी मैंने 5 साल के लीज अपनी और आगे बढ़ाई है और मैं पूरी तरीके से प्राकृतिक जीवन को जीने की कोशिश भी कर रहा हूँ और कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान हो इसका भी प्रयास है। सबसे बड़ा प्रयास है कि एनवायरनमेंट जो वातावरण है, जलवायु है, इसको भी संरक्षित करना भविष्य के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि वसुंधरा रहेगी तभी हम रहेंगे, हवा भी शुद्ध रहेगी, पानी भी शुद्ध होगा और ज़रूरी जो जल है वो भविष्य को उपलब्ध होगा क्योंकि जल संरक्षण, जल संचयन, जल संवर्धन भी हमारा दायित्व है। केवल दोहन सृष्टि के लिए उपयोगी नहीं हो सकता, उसके साथ समन्वय करना पड़ेगा। और ये समन्वय कितना ज़रूरी है जब हम चिंतन करते हैं तब समझ में आता है, जब हम अनुभव करते हैं कि हम जितना दोहन कर रहे हैं, जितना नष्ट कर रहे हैं, क्या हम उतना पोषित कर रहे हैं, कितना हम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और यही सब प्रेरणा आपको भी लगी। प्रदीप जी, आप तो बड़े बड़े कारोबार किया आपने, बहुत बड़े बड़े टेंडर भी लिए और आपने धंधे भी अच्छे किए, करोड़ों में आपने टर्नओवर भी किया, फिर ये मुश्किल वाले काम में कैसे कूद गए आप? खेती तो बड़ी मुश्किल काम है। धन्यवाद राधेश्याम जी। सबसे पहले जो हमने देखा कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं हमारे जीवन की, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आवश्यकताएं जी। बहुत फिर हमको ये लगा कि आखिर हमारी मूलभूत आवश्यकता जो है, हम खाने के लिए सारे कार्य जो कुछ करते हैं हम अच्छा खाने के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम अच्छा खाएं। फिर ये आया कि अच्छा में क्या अच्छा भाई, क्या हम जो खा रहे हैं उससे बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, वो अच्छा है। फिर इस पर विचार हुआ कि हमारे जो पुरखे थे, बुजुर्ग थे, जो पहले मोटा अनाज खाते थे, गेहूं की जगह जौ खाते थे। फिर एक किताब हमने पढ़ी व्हीट वैली, उसमें गेहूं के बारे में बताया, गेहूं की तोंद जी। उसमें ये था कि आज की तारीख में जितनी बीमारियां हो रही हैं उनका मुख्य कारण गेहूं है
और गेहूं या और जो भी अनाज जिसमें पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव ये सब चीज़ें पड़ती हैं, तो हमें प्रेरणा मिली कि हम लोग अपना उगाएं, जो कुछ खाना है उसको खुद उगाएं, पहली चीज़ तो। फिर हमने खेती खरीदी और जौ हमने सबसे पहले अपनी खेती में जौ उगाया, और आज भी हम मेरे खेत का मुख्य फसल जौ है, और हम लोगों को जौ खाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। और हम लोग जो एज ए राज्य समन्वयक राष्ट्रीय गौ उत्पाद संघ की तरफ से मैं बताऊं कि हम एक कैंपेन चलाते हैं कि फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली किसान बनाएं। तो वो इसलिए कि फैमिली किसान, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसा भाव बनेगा वैसा होगा, तो जो फैमिली किसान है वो जब हमारे लिए कुछ अनाज उगाता है, उसको मालूम है कि इनके घर जाएगा, तो उसके भाव में आता है कि जिसके पास से अनाज जाए वो स्वस्थ रहे, तो वही भाव फिर अनाज में आता है और हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य का कारण बनता है। लेकिन जब वो किसान बाजार के लिए उगाता है तो वो भाव नहीं आ पाता उसके अंदर, उसको तो केवल पैसा चाहिए। जब फैमिली की तरह उसको हम उससे मिलते परिवार से रिश्ता जो है वो आपको जी। और एक और, चूंकि हम लोग संस्कृति विभाग में बैठे हैं, तो एक मैं बहुत छोटा सा टॉपिक है कि हम जब पहले खेती करते थे तो बड़ी मस्ती में हर समय का गाना होता था। जब किसान हमारा बैल जोतता था तब भी एक संगीत गाता था, अनाज खेत खलिहान में आता था, जब अनाज उसाया जाता था, पीटा जाता था, तब भी गाना होता था, धान लगाते समय भी अलग गीत होता था, हर कार्य का गीत होता था। उससे क्या था कि वो भी एक भाव, वो भाव जो है, जो मस्ती का भाव होता था, वही हमारे अनाज में आकर के और फिर हमारे पेट में जाता था। तो आज हर समय किसान आज की तारीख में हर समय चिंता में रहता है। धान बो रहा है तब भी चिंता में है, तो वो चिंता का भाव उसके काम में भी आ रहा है, धीरे धीरे काम में, और फिर वो अनाज में आ रहा है। और फिर जैसा हम अन्न खा रहे हैं, मैंने कहावत है ना, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, तो हम चिंता में उगाया हुआ अनाज खा रहे हैं, तो हम चिंता में धीरे धीरे परिणत होते जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। भाव का बहुत महत्व है, बाकी अभी हमारे विद्वान वक्ता हैं। बहुत 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 महत्व है, और ये भाव प्रकृति के साथ हमारा बनेगा तो प्रकृति के संरक्षण में हम शामिल होंगे, और अगर हम शामिल हो जाएं तो जो खतरे हैं जलवायु परिवर्तन के शायद थम जाएं, और थम जाएंगे तो हम मिलकर सुधार भी कर लेंगे। और ये मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश की परंपरा रही है। हम ये कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं, मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं, जानते तो हैं करते नहीं। अगर हम ये करना शुरू करें तो शायद बदलाव भी हर कदम बढ़ता चलेगा। पंकज जी, आप तो न्याय के लिए संघर्ष करते हैं, लोगों के लिए, अदालत में आप पैरवी करते हैं, तो प्राकृतिक कृषि की पैरवी आपको क्यों समझ में आई? और इस प्राकृतिक कृषि की पैरवी में किसान पीड़ित है, दोषी कौन है ये देखना पड़ेगा, कि कई दोषी हैं। तो इस किसान की तरफ से पैरवी में आपको पुख्ता बिंदु क्या लगते हैं, क्योंकि आपने खुद अब करके देखा, तो उसके डार्क एंड लाइट दोनों साइड है ना, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों आपको समझ में आ रहे हैं, तो दोनों पक्ष आप देखकर आप क्या नतीजे पे पहुंचे? मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा इस सदी के बहुत बड़ी त्रासदी जो भी हम लोग झेल के आए हैं कोरोना में एक हम लोगों को बचपन में एक सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट एक डार्विन का सिद्धांत था जी, तो उस सिद्धांत का पूरा उपयोग हम लोगों ने देखा। हमारे साथ के बहुत धन संपदा वाले, बहुत हट्टे कट्टे लोग भी तथाकथित लोग थे, तो वो नहीं रहे। बहुत से कमज़ोर लोगों को मैंने देखा जो शायद बचे रह गए। गाँवों में कोरोना का असर मुश्किल से 2% 4% रहा, इससे ऊपर नहीं रहा। बाकी सब कुछ शहरों में ही हम लोगों ने देखा। और उसके पीछे हमारे जो अगर मुख्य कारण देखा जाए तो वो हो गया हमारा जीवन दर्शन, जो हमारा सनातन का जीवन दर्शन है, जो हम लोगों के इसके पीढ़ियों से चला आया है, उसको न फॉलो करना या अन्य चीज़ों की तरफ हमको जाना जिसमें अट्रैक्शन है, जो व्यावसायिक है, थोड़ा इन सब चीज़ों की। उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो 1970 के आसपास जब खाद्यान्न संकट हुआ देश में, तो उस समय ये हरित क्रांति के रूप में एक पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ें सब निकल के सामने आई। उनका प्रयोग करके तो तत्कालीन लोगों ने वो खाद्यान्न संकट को मिटाने के लिए उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे उन्होंने वो चीज़ लेके आए थे। लेकिन हमको उसको रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए, हम उसको आगे भविष्य में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी चीज़ें हम पा सकें। आज हमारे स्वास्थ्य का जन का जो स्वास्थ्य है उसको सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे केमिकल आधारित, रसायन आधारित खेती हो रही है। आप उसको जैसे खेती में और अन्य व्यापार में सबके गणित अलग हैं, तो खेती का गणित अलग होता है। आप उसको बिल्कुल व्यावसायिक दृष्टि से ना देखें,
आप उसको सिर्फ देखें कि आपके जीवन से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण बात वो खेती है, क्योंकि उसी की वजह से, उसी की ऊर्जा से आप चल रहे हो, आप सारे काम कर रहे हो, छोटे से बिल्कुल चींटी से लगा के और बड़ी बड़ी चीज़ों तक जितना संसार में हो रहा है वो सब उसी ऊर्जा का, खाद्यान्न की ऊर्जा से ही हो रहा है। हम सब, आप सब लोग खाद्यान्न की ऊर्जा से ही आप लोग बैठे, जिसकी जैसी सात्विक और अच्छी ऊर्जा है वैसे ही उसके परिणाम आगे निकल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों ने कोरोना काल में, जो कि अब कोर्ट कचहरी भी बंद रही तो काफ़ी कुछ वो भी रहा, तो उसमें सोचने का, विचार करने का, अध्ययन करने का, चिंतन करने का मौका मिला और हम लोगों ने इस पर विचार किया। और धीरे धीरे अपने जैसी विचारधारा के लोग राष्ट्रीय गौ उत्पादक संघ से जुड़ के, तो सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ, सबसे ज़्यादा सीखने को मिला, मार्गदर्शन मिला। और उसी को हमने फिर अपने क्षेत्र में, मैं सीतापुर का निवासी हूँ, सिधौली के पास का, तो उसमें मैंने बहुत सारे कई अपने जैसे विचारधारा के लोगों को जोड़ा। अब उन लोगों ने भी जो थोड़ा सा कष्ट जरूर उठाएंगे, साल 2 साल उठाएंगे, लेकिन फिर हम धीरे धीरे उसको कर ले जाएंगे। मेरी अपनी आम की बाग है, दशहरी आम की, उसमें अभी तक ये था कि सेब और आम 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल होता था। आप मलिहाबाद जाते हैं, जैसे आप कभी जाइए तो जो जब सीज़न होता है, सीज़न पे आप कितना छिड़काव होता है, तो आप आम आदमी का वहाँ निकलना मुश्किल होता है, इतना वहाँ परेशान हो जाता। आचार्य देवव्रत जी ने बताया कि हमने अपने जब कराते थे हम अपनी खेती अपने गुरुकुल में, तो वहाँ पे एक किसान जो सब कपड़ा वपड़ा बांध के और छिड़काव कर रहा है, वो बेचारा बेहोश हो गया। तो एक था वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों ने, इस सब प्रेरणा जो दी कि अब हमको प्राकृतिक खेती ही करनी है, तो सबसे पहले शुरुआत करी अपने घर से। हमने अपने खाद्यान्न में बदलाव लाया, अपने घर के लोगों में, और जीवन पद्धति में भी थोड़ा सा आपको बदलाव लाना है, तभी आप इसको आगे कर पाएंगे। तो उन चीज़ों से प्रेरणा मिली और आज हमने अपने आम को बिल्कुल केमिकल फ्री कर लिया है। और इस बार प्रयास है और अगली बार से आप लोगों को और अच्छी उसकी ग्रोथ मिलेगी। और ग्रोथ भी हमने देखी कि उसके प्राकृतिक खेती के अगले साल से आपको ग्रोथ भी मिलती है, बढ़त भी है, फलत भी है, उसके रंग रूप में भी बदलाव दिखा, बाग की रंगत भी बदली। और ये सब के पीछे में इन्होंने बैल आधारित खेती को भी अपनाया है। गौ आधारित खेती तो है ही, लेकिन उसमें बैलों का उपयोग भी बढ़ाया इन्होंने, ट्रैक्टर को बाहर किया, क्योंकि प्राकृतिक खेती करने वालों को मानना है कि जो बड़ी मशीनें हैं वो राक्षस की तरह से हैं और वो छोटे किसानों के जीवन को खोखला कर रही हैं या उनको बर्बाद कर देती हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां तो फल फूल जाती हैं अपने उत्पाद को बेचकर, लेकिन किसानों को के लिए वो ज़रूरी नहीं है और किसानों पर बोझ बनती हैं। तो उसके उपाय क्या हैं? तो बुल पावर, अभी तक हम लोग हॉर्स पावर के तौर पर मोटर में तो यूज़ करते हैं, मोटर पंप यूज़ करते हैं, लेकिन बुल पावर को हमने बिसार दिया, भुला दिया या उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, जबकि हमारे भारत की संस्कृति ने सबसे ज़्यादा इसका सदुपयोग सिखाया भी, बताया भी, जताया भी, किया भी। और वर्तमान युग में अब इसकी पुनर्वापसी ज़रूरी है, इस पर लोग काम कर रहे हैं। और वसुंधरा में इनके जीवन में क्या बदलाव आया, ये पर भी बात करेंगे। और साथ में ये उत्पाद ये ग्राहकों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, अपने जीवन में ये कितना बदलाव देख पा रहे हैं, और दूसरे लोग जो ग्राहक हैं उनकी फ़िक्र क्या है, उनकी चिंताएं क्या हैं, और उनके जीवन में आरोग्य कितना आया है। एक छोटा सा अंतराल लेंगे, उसके बाद लौटते हैं और वसुंधरा में रेडियो जयघोष में सुनते हैं इन हमारे मेहमानों की राय। लेते हैं छोटा सा अंतराल। एक बार फिर स्वागत है रेडियो जयघोष पर। आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है आपका पसंदीदा वसुंधरा। और आप आज मेहमानों से जो मिल रहे हैं, हमारे साथ में सतीश चंद्र मिश्र जी, हमारे साथ राजेश कुमार सिडाना जी, प्रदीप कुमार दीक्षित जी, और साथ में पंकज अवस्थी जी, जो कि प्राकृतिक कृषक हैं। देखकर फटेहाल नज़र नहीं आते होंगे। किसानों की जो बदहाली हमारे देश में देखने को मिल रही है वैसे नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने उन किसानों की बदहाली में बदलाव के लिए अपनी भूमिका तय की है और ख़ुद भी करके और तब सीख रहे हैं, सीख करके तब समझा रहे हैं, और समझाने के साथ में अमल कर रहे हैं, अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं और दूसरों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, आप मिलेट्स पर बड़ा काम कर रहे हैं। मोटे अनाज, जो बोला जाता था कि ये गरीबों का भोजन है, हाँ। और अमीर जो है वो छूता भी नहीं था, लेकिन यूनाइटेड नेशन की बुद्धि खुली और उसको ये समझ में आ रहा है कि एक इंटरनेशनल जो लेवल पर इसको मिलेट ईयर बनाने की बात हो रही है। 2023 को घोषित हो गई। तो ये बात इतनी देर में बुद्धि में क्यों आई, और आई तो इतना महंगा क्यों हो गया मिलेट? अब लोगों की पहुंच में नहीं है, जो गरीबों का भोजन था। गरीबों को तो छोड़िए, अब अमीरों को भी जल्दी से मिलता नहीं है। आपके पास कॉल आती है और आप बताते हैं कि हाँ उपलब्ध करवा देंगे। ऐसी स्थिति क्यों? ऐसी स्थिति ये कि इसको हीन भावना से देखने लगे। तो 40-50 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग खाते थे तो गेहूं को बहुत उत्तम कोटि का माना गया,
क्योंकि सबका जो कारपोरेट थे या जो षड्यंत्र था उसको आदमी को बीमार करने का था कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग दवाइयाँ खा लें। तो एक डॉक्टर खादर वली हैं साउथ का, जो मिलेट्स मैन ऑफ द इंडिया कहलाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है मिलेट्स के ऊपर, जिसको इन्होंने कुछ ग्रेन्स को क्लासीफाइड किया है। जैसे 5 अनाज हैं वो पॉजिटिव मिलेट कहलाते हैं, 5 अनाज हैं जो न्यूट्रल मिलेट कहलाते हैं, 2 निगेटिव मिलेट हैं। निगेटिव मिलेट को मैं इसलिए पहले कहता हूँ, धान या गेहूँ और चावल, ये निगेटिव, इसमें फाइबर और जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज़्यादा असंतुलित है। और जो पॉजिटिव मिलेट है उसमें जो फाइबर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो संतुलित है। उसमें और सबसे बड़ी फाइबर इसमें भी 2 टाइप का है, घुलनशील और अघुलनशील, इंसॉल्युबल और सॉल्युबल, जो बॉडी की आपको आंतों को पूरा का पूरा साफ़ करता चला जाता है और जितनी बॉडी की इम्यूनिटी है वो बढ़ाता है। ये बिल्कुल टेस्टेड है। मैं 2-3 साल से मिलेट पे ही काम कर रहा था, डॉक्टर खादर वली से प्रेरित होकर, और कुछ और लोगों से भी मैंने सीखा कि मिलेट्स एक ऐसा अनाज है जिसको इंटेलिजेंट फूड भी कहा जाता है। फूड में इंटेलिजेंस होना ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं ये इसको प्रूव कर सकता हूँ कि ये बॉडी को आपको पहले डिटॉक्स करेगी। यदि आप खाना शुरू करें, यदि बॉडी में आपकी कोई भी कमी है या ऊपर है तो उसको पहले बैलेंस्ड करेगा, फिर बॉडी की प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको कि इससे, यदि इसके प्रोटोकॉल को जो डॉक्टर खादर वली ने दिया है, मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूँ कि उन्होंने बहुत रिसर्च किया, 25 साल वो अमेरिका में रहे, उन्होंने बहुत ही रिसर्च की इसके ऊपर। उन्होंने उनके हिसाब से जो चीज़ है वो यदि उस प्रोटोकॉल को पूरा करते हैं तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जो रिवर्स नहीं हो सकती है। लोग इस बात पे हंसते कि यार बीमारी भी रिवर्स हो सकती है। हाँ, बीमारी भी पूर्ण रूप से ख़त्म हो सकती है। और जो हमारे ज्वार हैं, बाजरा है, जई है, ज्वार है, ये भी खाने से कोई ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये आगे जो बीमारी आ रही उससे भी रोकेगा। और मैं ये मिलेट्स के बारे में लोगों को कि कैसे बनेगा कुछ, ये इससे ऐसी कोई रसोई की चीज़ नहीं है जो नहीं बन सकती, कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जो नहीं। इसमें इडली भी बन सकती है, बड़ा भी बन सकता है, दलिया भी बन सकता है, खिचड़ी भी बन सकती है, चावल भी बन सकता है। अभी ये लोगों ने, मैं किसी ग्रुप में था उसमें मोदक भी बनाया, किसी ने समोसा बनाया। मतलब ऐसी कोई डिश नहीं है जो इससे आप नहीं बना सकते हो, खा नहीं सकते हो। बहुत टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इसकी खीर भी बनती है, खीर भी बहुत सुपाच्य है क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है। और आपकी बॉडी में जो उन्होंने इंटेलिजेंट मिलेट की बात की है, इंटेलिजेंट मिलेट है, तो ये है कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो बहुत स्लो मात्रा में धीरे धीरे उपलब्ध होता है, रिलीज़ होता है, इसलिए आपकी बॉडी जितना उसको ज़रूरी है उतना लेती है। और इसलिए, और साथ में इसलिए भी जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की घोषणा की गई है। क्यों? क्योंकि हमारे जलवायु परिवर्तन के ख़तरे जो उपलब्ध हो रहे हैं उससे ये अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक हमारे देश में और पूरी दुनिया में जो गेहूं या इस तरह के जो अभी हमारे धान है या इनकी उपज हो रही है, इनकी उपज घटेगी और मुमकिन है कि ये बड़े पैमाने पर अंतर। मैं इसमें और बता जी बिल्कुल बताएं। मिलेट्स के उत्पादन में सबसे बड़ा इन्वायरमेंट का प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण नहीं, और फ्रेंडली है और इसमें पानी बिल्कुल कम। क्या मतलब, बरसात के पानी यदि हो गया है तो उसके बाद एक सिंचाई के बाद में दूसरी सिंचाई की जरूरत ही नहीं और है, बहुत तरह की परिस्थितियों को झेल जाता है। और आपने एक बात कही, ये कम क्यों हो गया? इसलिए कम हो गया कि लोगों ने बोना कम कर दिया और इसका प्रोसेस बड़ा महंगा है। महंगा ये अनाज ऐसे नहीं, अनाज जो महंगा है उसके कारण है कि इसकी प्रोसेसिंग बहुत, क्योंकि हाथ से कूटा जाता था। हमारे जो माएँ थी, दादियाँ थी, वो हाथ से कूटती थी उखल में, तो जिससे कूटती तो बड़ी मेहनत पड़ती थी, तो लेकिन वो गाती थी। जैसे प्रदीप जी ने अभी बहुत बढ़िया बात की, ये एक प्रकृति में उत्सव के रूप में होता था, तो उत्सव से वो मनाती थी। हमारे अब लोग चिंता से हर चीज़ करते हैं, बोले यार ये कैसे होगा, डर के मारे। लेकिन एक जो उस समय का था, अब कोई काम करता था आदमी थकान होने लगती, तब थकान नहीं होती थी क्योंकि हम उसको ऊर्जावान से करते थे। अभी जो कुछ चीज़ें हैं जो आ रही हैं, अभी जिक्र नहीं करेंगे। मिलेट्स के ऊपर जो है वो सबसे बड़ा है कि इको फ्रेंडली है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है सतीश जी, क्योंकि आप तहसील को भी आप बहुत करीब से देखते हैं। किसानों की ज़िंदगी का अहम दस्तावेज़ रखने वाला तहसील, जो उनकी ज़िंदगी उनके दस्तावेज़ों में गिरवी होती जा रही है एक तरह से कहें, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि किसान प्रॉस्पेरस हो, समृद्ध हो। तो समृद्धि तब होगी जब कर्जे से मुक्त होगा, समृद्धि तब होगी जब उसकी उपज की कीमत उसे अच्छी मिलेगी, तब होगी जब वो समझ पाएगा। तो चूँकि आप बड़ी ज़मीनी तौर पर देखते हैं, लोअर कोर्ट में भी देखते हैं कि किसान किस तरह की मुश्किलों में फंसा है, तो इन कितनी तरह की मुश्किलें हैं, क्या क्या आप देख पाते हैं
और जब हम किसानों को नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, फ़ायदा नहीं होता, तो कितने और चुनौतियाँ उसकी ज़िंदगी में जुड़ जाती हैं। देखिए, सरकारें, भिन्न भिन्न सरकारें समय समय पर भिन्न भिन्न योजनाएं चलाती रही हैं। उनका लाभ कभी मिला, कभी नहीं मिला। वर्तमान में थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ी हैं, ये निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान में सरकार जो किसानों का ध्यान दे रही है, कई योजनाएं चला रही है। उस पर चर्चा न करके और सुधार क्या हो सकता है, इस पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। एक तो हम लोगों की तरफ किसानों की आबादी के हिसाब से जोत का रकबा बहुत कम हो गया है, छोटा होता गया, छोटा होता जा रहा है। पहले परिवार संयुक्त परिवार होते थे तो एक कमाई करने अगर बाहर निकल जाता था तो सबका ध्यान रखता था। 4 भाइयों का परिवार है तो एक जो कमाने जाता था, बाकी के 3 भाइयों के बच्चों का भी सेम कपड़ा घर लेकर के आता था। अब ऐसा नहीं रह गया है। प्रगति के साथ साथ स्वार्थ भी बढ़ते चले गए और सब परिवार विघटित होते चले गए। तो एक कारण यह है कि 2 एकड़ की खेती 4 जगह जब बट जाती है तो एक के खेत में अगर कोई जानवर चला गया तो वही भाई उसको नहीं हाँकता है कि मेरे में नहीं चल रही है, उनका देखा जाएगा। एक तो ये बड़ा कारण है। दूसरा, रसायन आधारित खेती पर अगर पूरे साधन आपके पास उपस्थित नहीं है तो अधकचरे से रसायन की खेती भी नहीं हो सकती है, और ये अधकचरापन से ही किसान नुकसान में जा रहा है। तीसरा, खर्च बढ़ा दिए। पहले घर में 2 बैल होते थे तो बैलगाड़ी से लेके हर चीज़। अब घर से निकलना है तो उसको बाइक की ज़रूरत है, 1 किलोमीटर चलना है तो साधन की ज़रूरत है। चलना फिरना, ये पेस्टिसाइड की वजह से उसकी बॉडी की शक्ति भी कम हो गई है। सपने लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कठिनाइयाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, उत्पादकता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। यूँ कहिए कि रेजिस्टेंस पावर खेत की बढ़ती जा रही है। आज 1 बोरी यूरिया डाली गई, अगली फसल में 1.25 डालनी पड़ेगी आपको, उसके आगे 1.5 डालनी पड़ेगी। तदनुसार मेरा अपना मानना है कि बीज भी रेजिस्टेंट हो गया, कि अगर इस बार उसको 1 कुंटल यूरिया दी गई, अगली बार उसको 1.5 देनी ही पड़ेगी। ये देसी बीजों के साथ में नहीं था। आज प्राकृतिक खेती की चर्चा हो रही है, इनकी सुधार की भी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर प्राकृतिक खेती में आते हैं और एक गाय पाल लेते हैं तो एक गाय से भी बहुत हो सकता है। वो विषय अलग है। जीवामृत और बीजामृत और पेस्टिसाइड के लिए हमारे कई हैं, वो अगली वार्ता में कभी आप बुलावेंगे तो उस पर विशेष चर्चाएं की जाएंगी। वो विषय ही पूरा अलग है। तो मैं समझता हूँ। और दूसरी चीज़, सुधार शुरू होता है क्रीमी लेयर से। हमारी क्रीमी लेयर और मध्यम वर्गीय जो हैं, इनको अभी ये समझ में अब धीरे धीरे शुरू तो हुआ है, लेकिन 80% अभी भी ये नहीं समझ रहा है कि हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कितनी मात्रा में करना चाहिए। जहाँ तक बात मेरी अपनी है, रसोई पर अगर जैविक तो ख़त्म कर दिया है हम लोगों ने, प्राकृतिक पर उतार आए हैं, तो प्राकृतिक किसान का उपजाया हुआ पदार्थ कोई भी हो, भोज्य पदार्थ, गेहूँ हो, चावल हो, सरसों हो, कोई भी हो, सब्जी हो, 20 से 25% महंगी होती है। और महीने भर के पूरे रसोई के खर्चे में मेरा दावा है कि 1800 से 2200 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये इतनी बड़ी रकम नहीं है कि आदमी बर्दाश्त न कर सके, लेकिन ये न करके 15,000 रुपये मासिक का डॉक्टर और वैद्य का खर्चा उठाना पसंद कर रहा है। इनको सुधरना होगा। इनकी देखा देखी भारतीय संस्कृति कुछ नकल पर भी आधारित होती है। ये लोग अगर थोड़ा सा कदम आगे बढ़ावें तो मध्यम वर्गीय, उसके बाद निम्न वर्गीय उसको उपजाना भी चालू कर देगा और जीवन बचाना भी चालू कर देगा। क्योंकि ये जीवन केवल व्यक्ति का, मानव का जीवन नहीं बचाना है, जो सूक्ष्म जीव हैं उनको भी बचाना है, जो धरती के और जीव हैं जो इन खतरनाक केमिकल्स के प्रयोग, निरंतर प्रयोग की वजह से उनके जीवन में भी बड़ा संकट आ गया। बहुत जगहों से मधुमक्खियाँ समाप्त हो गई, तितलियाँ समाप्त हो गई, मेढक समाप्त हो गए, केचुए समाप्त हो गए, जुगनू समाप्त हो गए, तीतर समाप्त हो गए। बहुत से पक्षी
जो अब विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं, अगर ऐसे ही जारी रहा तो पूरी जैव विविधता, जिसको हम अभी किताबों में पढ़ते हैं, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो हम न बायोडाइवर्सिटी देख पाएंगे, कंजर्व किसको करेंगे। बड़ी फिक्र की बात है। और साथ में इन्होंने भोक्ता की बात की कि कीमत को आप देख रहे हैं या कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कंसर्न कितना बड़ा है, ज़रूरत कितनी बड़ी है, बदलाव की आवश्यकता कितनी बड़ी है। उपभोक्ताओं से बहुत करीब से आप जुड़े हैं, उपभोक्ताओं के लिए बहुत से उत्पाद भी आप बनाते हैं, साबुन है, अमृतधारा है, काढ़ा, तमाम तरह उत्पाद बनाते हैं आप। जब आप उत्पाद बना रहे हैं और कंज्यूमर से जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उपभोक्ता के स्तर पर इस विषय में कितनी जागृति आई है और उपभोक्ता की चुनौतियां क्या हैं? किसान की चुनौतियों की बात हमने की, लेकिन किसान की चुनौती ये भी है कि उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हो रहा है, या उपभोक्ता की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही, या उत्पाद में गुणवत्ता नहीं आ रही, या मिलावट हो रही है। तो ये दोनों के आपस में साझे कंसर्न है। आपको क्या लगता है, क्या क्या बिंदु आपके सामने आते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत दिन से जो चीज़ें खाते पीते आ रहे हैं मीडिया टीवी के माध्यम से देखते हुए, कि सब्जी चमकदार होनी चाहिए, दाल बढ़िया होनी चाहिए, रोटी का आटा बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, तो वो हमारे मन में धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें बैठ गई हैं जो नकली चीज़ों को या आर्टिफिशियल चीज़ों को हम ज़्यादा समझने लगे कि ये ज़्यादा अच्छी हैं। हर चीज़ में पॉलिश चाहिए, हाँ, हर चीज़ में मेकअप चाहिए, क्योंकि हमने असली चीज़ों का स्वाद भुला दिया है। हमें पता ही नहीं है कि अरहर की दाल छिलके वाली कैसी होती है, या सब्जियां बिना पेस्टिसाइड वाली कैसी होती हैं, दूध बिना प्रिजर्वेटिव वाला कैसा होता है, उसका टेस्ट हम भूल गए हैं। तो अब जब हमको कोई असली चीज़ मिलती है, शुद्ध चीज़ मिलती है, घी अगर बढ़िया बिलोने वाला मिलता है तो वो हमको अच्छा नहीं लगता, वो लगता है इसमें तो बड़ी अजीब सी महक आ रही है। फिल्टर्ड चीज़ें अच्छी लगती हैं। सरसों का तेल जो महक वाला है, जिसमें झाग आता है, जिसे हम लोग जिसको कड़वा तेल बोलते थे, आजकल लोग सफोला और फिल्टर्ड और ये सब चीज़ें ले रहे हैं। तो इसमें उपभोक्ताओं को भी जागरूक होने की ज़रूरत है धीरे धीरे, कि क्या सही है क्या गलत। इसमें हम अपने लोगों को जब जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं तो हम एक लोगों से एक लाइन बोलते हैं, वो आप चाहे उसको जैसे समझ लें। कहते हैं हम कि जिस गुड़ में चींटा नहीं और जिस बैंगन में कीड़ा नहीं, वो हमारे भी खाने लायक नहीं है। क्यों? लोग कहते हैं, लोग चाहते हैं अरे कैसे कैसे हो, तो हम तो अच्छा। हमने कहा देखिए, गुड़ में पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, जहर मिलता है, जिसकी वजह से चींटा नहीं खाता। सब्जियों में भी जो छिड़काव हम करते हैं पेस्टिसाइड का, उसमें कीड़े नहीं लगते। जो चीज़ कीड़े भी खाने लायक नहीं है, वो हमारा शरीर कैसे खा सकता है। और एक चीज़ और, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे परमात्मा हमारे शरीर में विद्यमान है। कृष्ण जी ने भी गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है कि हम हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान हैं। तो हम अपने शरीर को एक परमात्मा का निवास स्थान मानते हुए जो कुछ भी हम भगवान को समर्पित करते हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मुझे नहीं लगता शायद किसी ने भगवान को कभी मोमो या चाउमीन या समोसा कभी खिलाया हो प्रसाद के रूप में। या प्रसाद चढ़ाया, ठीक है। या कभी प्लास्टिक की ट्रे में भी अगर पीतल या तांबा होता है तो उसी में भगवान को प्रसाद देते हैं। तो हम जब जो हमारा शरीर है परमात्मा रूपी सूक्ष्म रूप में परमात्मा जिसमें बैठा हुआ है, भगवान बैठा हुआ है, जिस भी आराध्य को हम मानते हैं, तो उनको हम मोमो, चाउमीन, मैदा या प्लास्टिक की ट्रे में या प्लास्टिक में देते हैं। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि भाई वहाँ भी तो जो चीज़ बाहर है वो अंदर है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बात कही, और उसका 2 बार उल्लेख इसलिए किया कि ये ख़तरनाक है आपकी ज़िंदगी के लिए, और जितनी जल्दी है इसको नमस्ते कर लें, नहीं तो आपकी ज़िंदगी को ये नमस्ते करा देगा और आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो इन्होंने बार बार उल्लेख इसीलिए किया, इरादा इनका ये है कि आपकी ज़िंदगी में हेल्दी फूड हो, क्योंकि भारतीय थाली को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है कि वो पोषक थाली है, जिसमें ज़्यादा रंग होंगे, जिसमें पीली दाल जो है वो प्रोटीन से भरी हुई है, हरी सब्ज़ी तमाम तरह के पोषक तत्वों से पूरित है, आपकी दही बैक्टीरिया के बहुत अच्छे कंसोर्शिया से भरी हुई है, अचार आपके पाचन तंत्र को सुव्यवस्थित करने का साधन है, चटनी जो अन्य जो हरी तत्व हैं उनकी कमी, चाहे उसमें आंवले की चटनी होगी तो विटामिन सी बढ़ा देगी, धनिया की चटनी होगी तो बहुत सारे संतुलन को बना देगी, आपके पास तमाम तरह की चटनियाँ हो सकती हैं, वो हैं। और इसके साथ में उतना मीठा जितना ज़रूरी हो, ज़्यादा मीठा भी संकट का कारक होगा, और मीठा भी अगर प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ हो, देसी गाय के दूध से बने हुए खोए का बना हुआ हो, तो बात उत्तम होगी। पंकज जी, ये सब जो कल्पना है क्या साकार होती दिख रही है?
अभी आप देख रहे हैं प्रशिक्षण भी हो रहा है, सरकार भी आह्वान कर रही है, समाज में काम भी बढ़ रहा है, लोग ढूंढना चाहते हैं, लोग जगह जगह बड़े बड़े पैकेट्स में देखते हैं ऑर्गेनिक है, उन्हें ऑर्गेनिक नहीं मिलता, उसमें भी छलावा हो रहा है, गलत लोग उसका ज़्यादा लाभ उठाते हैं जो गिद्ध दृष्टि से धंधा करने बैठे हैं। एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी वेबसाइट पे शायद ही बड़ी कोई कंपनी देश की हो जिसके खिलाफ नोटिस न हो, जिसने कोई भ्रामक विज्ञापन न बनाया हो, जिसने अपने प्रोडक्ट का अतिरेक विज्ञापन न किया हो, सब के सब दोषी हैं। और हमारी व्यवस्था उन पर अंकुश लगाए, इसके अलावा कानून कितना भी सख्त हो, लेकिन अगर उपभोक्ता जागरूक नहीं है, उपभोक्ता के पास उसकी सही जानकारी नहीं है, तो कार्रवाई किस पर होगी और कैसे होगी जब मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, अब उपभोक्ता भी हैं, अब आप किसान भी हैं, तो आप इन सब की चिंता भी कर रहे हैं और ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए और अभी कितने हो पाए हैं, उससे कितने संतुष्ट हैं? जहाँ तक बात आप न्याय की बात करूँगा मैं इसमें कि उपभोक्ता के साथ में किसान से लेकर और उपभोक्ता के बीच में एक चेन जो कहीं मिसिंग होए हमारी, उस चेन को हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, उस चेन को हम लोग फुलफिल करें। उस चेन की कमियों को देखकर ही जो ठग लोग हैं वो ऑर्गेनिक या प्राकृतिक के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं। उस चेन का कंप्लीशन, उस चेन की मजबूती वो आपको बाहरी लोगों को घुसने नहीं देगी। उसके लिए हमें किसान से लेकर विश्वास पात्र किसान को भी, विश्वास पे सारी दुनिया का टिकी हुई है, विश्वास किसान से लेकर उपभोक्ता तक सबको होना चाहिए। दूसरी बात आपके लिए जो कही कि इसमें जैसे जो इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, जलसाजी और फर्जी हो रहा है, उसके लिए उपभोक्ता को जागरूक होना पड़ेगा। उपभोक्ता केवल पैकेट देख के, पैकिंग देख के सामान ना ले, उसका सोर्स पता करे, उसको देखे जाके, उसके यहाँ जाए, उसके यहाँ कभी समय मिले, जैसे पर्यटन करने जाता है, यूरोप टहलने जाता है, फलानी जगह जाता है, उसी तरह कभी अपने किसान के यहाँ जाए। जैसे आप प्रदीप जी ने बात कही थी अपनी कि फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली किसान चुनिए, तो फैमिली किसान को भी आप एक समय दीजिए जिससे आपका पूरा जीवन चल रहा है। आप ये सब चीज़ें भूल चुके हो कि हमारे पूरे शरीर का मुख्य तत्व ही किसान ही। अगर किसान ना हो, आप उसके बगैर आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा समय निकालिए, महीने 2 महीने में, महीने में एक चक्कर अपने किसान क्या लगाइए, उससे जाके अपनी बातों को कहिए, अब उससे अपने प्रोडक्ट्स की बात करिए कि हमको भाई ऐसा शुद्ध खाना दो, वो तो वहाँ से एक विश्वास पनपेगा। उस विश्वास का ही जो मुख्य वो है, वो आधार है, वो इन ऐसे लोगों को, फर्जी और जालसाजी लोगों को, इन लोगों को दूर रखेगा समाज। बहुत महत्वपूर्ण बात की है। अगर आपने किसान से अपॉइंटमेंट तय किया तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट घट जाएगा, और जब आप उसके खेत का बुकिंग करके आप परिवार को खेत पर ले जाएंगे तो परिवार सहित अस्पताल में रात गुजारनी नहीं पड़ेगी। ऐसा हम लोगों का अनुभव भी है, आकलन भी है और अपेक्षा भी है, और ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले जाना हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि हम गलतफहमी का शिकार ना हों। कई बार क्या होता है, गलतियां ही हमारे मानस पर ऐसे बैठ जाती हैं कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती हैं। आजकल लोगों के लिए दवाई कुछ ऐसे ही हो गई है कि वो एक मेडिकल किट जो इमरजेंसी की थी, उससे बड़ी किट हमारी रोज़ की दवाइयों की बढ़ गई है। आपके सिरहाने भी दवाई है, आपके बगल के टेबल पे भी दवाई है, घर के ड्राइंग रूम में भी दवाई है, और आपके लॉबी में भी दवाई है, और आपके बैग में भी दवाई है। ज़रूरत पड़ी तो शायद आपके दफ्तर में भी दवाइयाँ रखी हैं कि किसी वक्त पर वो दवाई छूट ना जाए और ज़िंदगी की कड़ी, ज़िंदगी की सांस टूट ना जाए। बड़ा ख़तरा है, बड़ी जिम्मेवारी है, और हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएं, क्योंकि ये ख़तरे ख़त्म नहीं होंगे जब तक आप उठ खड़े नहीं होंगे। और अगर आप उठ खड़े होंगे तो आपने राष्ट्रीय गो उत्पादक संघ की तरफ से ये दावा किया है, ये वचनबद्धता दोहराई है कि इनके उत्पादों में 1% भी, लेश मात्र भी मिलावट नहीं होगी, इनके उत्पादों में लेश मात्र भी ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसी कोशिशें करने वाले बढ़ने चाहिए। हर संगठन से ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो ये दावा करे, इस बात की जिम्मेदारी ले। हर एक कंपनी, हर एक ब्रांड इस तरह का दावा करे कि उसके उत्पाद में कोई कमी है, उसकी जिम्मेदारी वो लेंगे, ताकि उपभोक्ता सुरक्षित हो पाए, लोगों की ज़िंदगी बच पाए और जीवन सुरक्षित हो, वसुंधरा के साथ वसुधैव कुटुंबकम हो, और हम संपूर्ण जो सृष्टि है उसके पोषक, हम उसके प्रवर्तक, उसको बढ़ाने वाले बने। और ऐसा अगर हम करते हैं तो यही उच्च श्रेष्ठ मार्ग होगा। आइए मिलकर ऐसा आह्वान करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे, हाँ, बहुत बहुत भारत माता की जय। क्योंकि ये जो माता है, जब हम माता बोलते हैं तो धरती भी माता है, उसमें गाय को भी माता का दर्जा दिया गया है। हमें जो नदियां हैं उनको भी माता का दर्जा किया, क्योंकि वो जीवनदायिनी है। और जो धरती माता है जिस पर आपने जन्म लिया है, जिसमें खेती होती है, वो भी माता है।
और माता गुरु के समान है, तो उसका सम्मान सदैव करना चाहिए। अपनी माँ के साथ, अपने बुजुर्गों के सबका सम्मान करें और इस धरा को और सुंदर बनाएं, वसुंधरा बनाएं, वसुंधरा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो जयघोष पर आप सबका आने के लिए और सुनने के लिए, हमारे श्रोताओं का और यूट्यूब पर देखने वाले हमारे दर्शकों का। आप ज़रूर देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना न भूलिए, क्योंकि ज़िंदगियाँ बदलनी हैं तो हर एक की ज़िंदगी में आपको दाखिल होना है और जय घोष करना है। नमस्कार। नमस्कार।